हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, 10 ईयर प्रीलिम्स के PYQ सीरीज़ को आधुनिक भारत में जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन है वो, इसको टॉपिक वाइज हम लोग लगातार पढ़ रहे थे और इसी को हम आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो आई होप कि आपको जो प्रीवियस जो लेक्चर्स मिले हैं उनसे काफ़ी सहायता मिली होगी और अब हम इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के सेशन में राष्ट्रीय आंदोलन के अगले भाग को हम प्रसारित करेंगे। ये प्रोग्राम जो है इसमें सभी सब्जेक्ट्स के 10 ईयर्स के प्रीलिम्स के PYQs जो हैं आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसमें पॉलिटी के भी आपको PYQ मिले हैं, हिस्ट्री के भी तीनों फेजेस के आपको PYQs इत्यादि मिल रहे हैं। तो अभी आप आधुनिक भारत में इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। फटाफट से यहाँ पर देख लीजिए कि एक तो अभी सुपर सक्सेस सेल चल रही है। बगैर टाइम वेस्ट किए मैं जल्दी से बताना चाहता हूं कि अगर आप 2026 के लिए P2I फाउंडेशन बैच देख रहे हैं तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी कोर्सेज के लिंक दिए हैं। 2026 के लिए हिंदी या फिर इंग्लिश किसी में भी आप कोर्सेज ले सकते हो। नवंबर का मॉर्निंग बैच है। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। 30 तारीख आपको ध्यान रखना है, 30 नवंबर। ठीक है, 30 नवंबर जो है इसमें अंतिम तिथि है। ठीक है, 30 नवंबर क्या है? अंतिम तिथि है इस बैच में भी इनरोल करने की। और ये जो सुपर लर्निंग डेज जो सेल चल रहे हैं इसकी वैलिडिटी भी आपकी 30 नवंबर तक ही है, सुपर सक्सेस सेल। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो ये P2I 2026 के लिए है। इसी तरीके से आप 2025 की अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे और अगर आप चाहते हैं कि अब उसको अंतिम रूप दिया जाए तो SIP प्लस बैच से आप जुड़ सकते हैं। 2025 का प्रारंभिक परीक्षा का बैच है ये। ठीक है, तो अभी 6 महीने आपके पास पूरे हैं। पूरा आपको ये बैच 6 महीने में आसानी से प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करा देगा। और इसमें सबसे खास बात यह है कि जो भी आपको टॉपिक डेली पढ़ाए जाएंगे उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको रोज 50 क्वेश्चन जो है वो 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। ऐसे 75 टेस्ट आपको इसमें दिए जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज भी इसमें उपलब्ध है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज का भी आप ध्यान रखें। एक बहुत ही शानदार फीचर आपको यहाँ पर दिया जा रहा है ऐसे स्टूडेंट्स को जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं या फिर PG करना चाहते हैं। तो जो अंडर ग्रेजुएट हैं उनके लिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, और जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं जो PG प्रोग्राम में इनरोल कराना चाहते हो PG प्रोग्राम में उनको इनरोल करा सकते हैं। स्टडी IQ जो है अब वो ड्यूअल एज प्रोग्राम में है। इसमें क्या होगा कि आप साथ ही साथ PG भी कर लेंगे और PG के साथ साथ आपकी UPSC की तैयारी भी होगी। तो कंबाइंडली आप देख सकते हैं कि PG और UG की तैयारी आप कर सकते हो एक साथ, मतलब PG और UPSC की तैयारी। और UPSC में जो आपकी तैयारी होगी इसमें प्री और मेंस दोनों की तैयारी होगी। ठीक है, और आपको यहाँ से आराम से घर बैठे ही PG भी कर लोगे आप। और मंगलातैन यूनिवर्सिटी जो है, मंगलातैन यूनिवर्सिटी, उसकी तरफ से आपको एक कोर्स अवेल कराए जा रहे हैं। और आप स्टडी IQ के साथ जुड़ेंगे तो मात्र, मतलब आप समझ सकते हैं कि PG के कोर्स की स्टार्टिंग जो है वो 60,000 रुपये से शुरू हो जाएगी, जिसमें आप PG भी कर लोगे और साथ ही साथ UPSC की प्रिपरेशन भी कर लोगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 60,000। तो आप इसे भी एक बार अवेल ज़रूर कर सकते हैं। नया फीचर है बिल्कुल। स्टडी IQ की बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो उस पर भी अभी सेल एप्लीकेबल है। आप कोई भी बुक्स परचेज कर सकते हैं, सेट ऑफ 18 या फिर कोई भी अदर। ठीक है, जैसे ये आप देख सकते हैं कि UPSC का जो सिलेक्शन बॉक्स है उस पर भी एप्लीकेबल होगा ये सेल। और सब जो है वो 30 तारीख तक ही है, 30 तारीख तक ही वैलिड है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी इसका लाभ उठाइए और आगे बढ़िए। NCERT के सेट ऑफ 5 बुक्स हैं। NCERT के सेट ऑफ 5 बुक्स में भी आप यहाँ पर अपने आप को एनरोल कर सकते हो। विरद लाइव कोड बस हर जगह लगाना है। ठीक है, कौन सा कोड लगाना है? विरद लाइव। चलिए, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है, अब बस इसके ऊपर ध्यान कंसंट्रेट कीजिए और शुरू हो जाइए आंसर बताना। फटाफट तुरंत से आंसर बताना शुरू कर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने यहां पर है। कह रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है? देखिए, सत्य नहीं है, ध्यान रखना है, सत्य नहीं है पूछा गया है। कौन सी टिप्पणी सत्य नहीं है? 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में एक ऐसे आंदोलन के तौर पर शुरू हुआ जिसका नेतृत्व जो है वो गांधी जी ने किया था। लेकिन अगले ही दिन जैसे ही इसकी शुरुआत हुई, 8 अगस्त को इसकी घोषणा की गई, 8 अगस्त को इसकी घोषणा करी गई
और 9 अगस्त को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, अगस्त। और गांधी जी के साथ अन्य जो आंदोलनकारी उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो अगस्त में ये क्रांति के तौर पर शुरू हुआ है, इसलिए इसको अगस्त क्रांति के तौर पर भी जानते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस रूप में जाना जाता है? अगस्त क्रांति के तौर पर भी जाना जाता है। आप कह रहे हैं ये आंदोलन अहिंसक था। डेफिनेटली ये आंदोलन अहिंसक था, गांधी जी का आंदोलन है तो अहिंसक ही रहेगा। ये एक अलग बात है कि जब गांधी जी और अन्य तमाम सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो ये आंदोलन में जो चीज़ें बताई जा सकती थी, जो अन्य युवा थे उन लोगों के नेतृत्व में चीज़ें चली। फिर थोड़ी बहुत कुछ जगहों पर हिंसा जैसी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। गांधी जी को कैद करके आगा खां पैलेस में कैद करके रखा गया था, तो उन और भी अन्य सारे नेता जो हैं उनको रखा गया था। तो फिर बाहर जो हैं जयप्रकाश नारायण जी हैं, राम मनोहर लोहिया जी हैं, इन सब लोगों के नेतृत्व में आंदोलन चला। कुछ जगहों पर तोड़फोड़ भी करी गई, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यह अहिंसक आंदोलन है। इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया है, तो दोनों ऑप्शन तो ठीक हैं। ठीक वाला नहीं बताना है। यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त या स्वतः प्रवर्तित हो गया था, बिल्कुल हो गया था। जब गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए तो स्वतः स्फूर्ति हो गया। उसके बाद लिखा है इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। देखिए, श्रमिक वर्ग का बहुत अच्छा योगदान जो है इन गिरफ्तारियों के बाद और अन्य नेतृत्वकर्ताओं के सामने रहा। तो ऐसा नहीं कि श्रमिक वर्ग इसमें नहीं था, श्रमिक वर्ग खूब इसमें शामिल हुआ था। तो यही एक स्टेटमेंट है जो आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उषा मेहता की ख्याति को लेकर के 4 ऑप्शंस हैं, उस 4 ऑप्शन पे आपको चीजें बतानी है उषा मेहता के बारे में। देखिए, जो हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष है, उस स्वतंत्रता संघर्ष में जो तमाम प्रकार के आंदोलन हुए, उन आंदोलनों में बहुत सारे हिडन हीरोज भी रहे हैं, हिडन हीरोइंस भी रही हैं। तो ग्रेट वॉरियर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिन्होंने फ्रंट में आके भले काम ना किया हो, लेकिन पीछे रह करके भी बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। तो उनका बहुत प्रमुखता से नाम नहीं आता हिस्ट्री में, वो अनसंग हीरोज की तरह रह जाते हैं, बट उनकी हीरोटिक एफर्ट्स जो हैं डेफिनेटली सैल्यूटेबल हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु उषा मेहता की ख्याति है। पहला ही ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उसी समय गुप्त रेडियो कांग्रेस चलाने का काम किसने किया है? उषा मेहता जी ने किया। उषा मेहता जो हैं गांधीवादी हैं, गांधी जी के फॉलोअर हैं, और इन्होंने भूमिगत रेडियो जो है वो संचालित किया था इस दौरान। तो इसका पहला ही ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर भी यही हो गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से इनकी सहभागिता का कोई लेन देन नहीं है। आजाद हिंद फौज की टुकड़ी से भी नेतृत्व का कोई लेन देन नहीं है। आजाद हिंद फौज में महिला विंग थी जरूर, रानी लक्ष्मीबाई विंग, कैप्टन लक्ष्मी सहगल उसमें जो है नेतृत्व करता थी। पंडित नेहरू की अंतरिम सरकार के गठन में सहायक भूमिका, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो पहला ही वाला ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस किस की अनुशंसा की गई थी? किसकी या फिर किस की अनुशंसा की गई थी, ये आपको बताना है। तो नेहरू रिपोर्ट, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि नेहरू रिपोर्ट का ईयर क्या है, वर्ष क्या है। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट का जो ईयर है वो ईयर आप सब लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अब वो कह रहे हैं कि अनुशंसा किस किस चीज की गई? क्या भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की अनुशंसा की गई? ठीक है, क्या भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की अनुशंसा की गई? नेहरू रिपोर्ट में एक चीज जो कि सबसे पहले नंबर पे लिखी गई और जो कि सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज भी करी गई, वो चीज कुछ और नहीं बल्कि यही वाला पॉइंट है। ये एक ऐसी चीज है जो नेहरू रिपोर्ट में नहीं मांगी गई थी, इसकी जगह डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। डोमिनियन स्टेट यानी कि अधिराज्य जिसको कह सकते हैं, अधिराज्य। इसमें कहा गया था कि ऑस्ट्रेलिया और जो दूसरे तरीके के जो इस तरीके के राज्य हैं उस तरह से अधिराज्य हो। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? ये वाला स्टेटमेंट तो मतलब इसकी अनुशंसा नहीं करी गई थी, डेफिनेटली नहीं करी गई थी। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की मांग करी गई हो। अल्पसंख्यकों को हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान।
देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग के पास में जो मौलिक अधिकार हैं उसमें से, इसीलिए नेहरू रिपोर्ट को पूर्ववर्ती संविधान की संस्था भी माना जाता है, पूर्ववर्ती संविधान की संस्था के तौर पर भी माना जाता है। तो ये दोनों ही पॉइंट जो है इसमें शामिल थे, और भी बहुत सारी अनुशंसाएं थी। ठीक है, केंद्र में प्रांतों में सीटों के बंटवारे को लेकर के बात करी गई थी, महिलाओं के लिए अधिकारों की बात करी गई, महिलाओं के को भी समान अधिकार देने की बात करी गई मौलिक अधिकारों में। तो ये सारी बातें इसमें करी गई थी। तो मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, संयुक्त निर्वाचन का प्रावधान है, और इसीलिए आप देखेंगे कि जो जिन्हा जी हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको पृथक निर्वाचन चाहिए था। पूर्ण स्वतंत्रता की बात इसमें नहीं करी गई थी, जिसको लेकर के जवाहरलाल नेहरू तक ने नेहरू रिपोर्ट को क्रिटिसाइज किया था कि यार ये तो बिल्कुल ही गलत चीज़ है, और आपने देखा कि 1929 में फिर उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग रखा भी। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1893 में सर विलियम वेडरबर्न और W.S. कैन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी को एस्टैब्लिश किया है? इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी यानी भारतीय संसदीय समिति, आप इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, भारतीय संसदीय समिति। तो भारतीय संसदीय समिति की कमेटी की स्थापना जो है सर विलियम वेडरबर्न और W.S. केन ने 1893 में करी। ये बिल्कुल सही बात है। तो पूछ रहे हैं कि किस उद्देश्य से करी थी, क्यों करी थी। इसमें दादा भाई नौरोजी का भी नाम आप लिख सकते हैं, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो वो भी इसमें आप देखेंगे कि हैं। तो विलियम वेडरबर्न जो हैं और W.S. केन जो है ये उदारवादी हैं, उदारवादी हैं। ठीक है, भारत के संदर्भ में उदारवादी विचार ही रखते हैं। और ये 1895 में 1895 में, यहाँ पे 1893 की बात हो रही है, लेकिन 1895 में भारत में जो एक्सपेंसेस हो रहे थे उसके ऊपर एक रॉयल कमीशन बनाया गया। उस रॉयल कमीशन के अध्यक्ष, मतलब उस रॉयल कमीशन के सदस्य भी हुआ करते थे कि भारत में जो इतना अतिरिक्त व्यय हो रहा है। आपने जब देखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो उसने ब्रिटिशर से मांग रखी कि जो अतिरिक्त व्यय इतना हो रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। तो उस मांग को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन चलता है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब विलियम वेडरबर्न जो हैं वो 1893 में इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी के भी सदस्य थे, बल्कि अध्यक्ष थे हम कह सकते हैं, और एक उदार सदस्य के रूप में उनको जाना जाता है। तो अब वो कमेटी क्यों बनाई गई थी? कह रहे हैं भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए। तो ये ठीक है, पहला स्टेटमेंट ही ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत में जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की जो डिमांड क्रिएट हो रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, खासतौर से वो उदारवादी चरण है, दादा भाई नौरोजी उसमें उदारवादी व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं, उनसे काफ़ी सहानुभूति रखते हैं केन वगैरह जो हैं। तो उन लोगों ने वहाँ पर राजनीतिक सुधारों को यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए ही इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी। तो बाकी तो अपने आप ही गलत हो जाते हैं। सामाजिक न्यायपालिका में प्रवेश अधिनियम नहीं कुछ है, भारतीय स्वतंत्रता पर ब्रिटिश संसद में सुगम चर्चा नहीं है, और ये सारी चीजें नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन, कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बताया कि इस कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता किसने करी, इसके अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से बताइए। 4 संकल्प पारित किए थे। सूरत में 1907 में अगला अधिवेशन हुआ। कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। तो आप मुझे बताइए कि 1907 में अध्यक्ष कौन था, सूरत में अध्यक्ष कौन था, जरा ये चीज कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें बताएंगे। अब वो 4 चीजें कौन सी हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए, जिन 4 चीजों पर डिस्कशन किया गया उसमें अगर आप देखेंगे तो एक तो स्वदेशी का मुद्दा था, इसमें कोई दो राय नहीं है, स्वदेशी का मुद्दा है। स्वदेशी मुद्दा होने के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा का मुद्दा है। स्वदेशी है तो बायकॉट यानी कि बहिष्कार का भी मुद्दा इसमें शामिल किया गया था। और एक और जो बात यहां पर है वो स्वराज की है। एक बात जो है और वो किसकी है, स्वराज की है।
तो स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यक्रम इसमें पारित किए गए थे। स्वराज शब्द का भी इसमें पहली बार उल्लेख किया गया था, लेकिन दिक्कत यह कि स्वराज सर का अर्थ क्या होगा, अर्थ जो है वो स्पष्ट नहीं किया गया था, ये अर्थ स्पष्ट नहीं था। स्वराज के मायने क्या होंगे इसको लेकर के आपस में डिस्प्यूट्स भी हुए, आपस में काफी झगड़े भी हुए। ठीक है, अब एक चीज और है कि बंगाल विभाजन को रद्द करने की मांग, तो बंगाल विभाजन को रद्द, तो ये कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन 4 संकल्पों में नहीं था, तो 4 संकल्पों में ये संकल्प के हिस्से में नहीं था। ऑप्शन तो जो है वो आपका यही सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर के तौर पर, मतलब आंसर करेक्ट यही है, ये ऑप्शन गलत है। बाकी ये तीनों चीजें थी, ठीक है, तो ये गलत हो जाएंगे आंसर्स के तौर पर अगर देखा जाए तो। और फिर 1907 में सूरत का विभाजन इसी वजह से हो गया। बेसिकली ये धीरे धीरे करके गरम दल और नरम दल की जो मान्यताएं हैं, उनके जो विश्वास हैं लीडरशिप को लेकर के, उन लीडरशिप को लेकर के यहाँ पे प्रॉब्लम होती हुई नजर आती है। दादा भाई नौरोजी जो हैं वो यहाँ पर अध्यक्ष हैं और वहां पर रासबिहारी बोस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, आइए एक बार। निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत दांडी मार्च से हुई है? 2009 का क्वेश्चन है ये। होम रूल लीग, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? ये तो बहुत छोटा सा प्रश्न है। आपको मालूम है कि दांडी मार्च जो है वो 1930 में शुरू हुआ और 1930 में जो आंदोलन शुरू हो रहा है वो सविनय अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। असहयोग आंदोलन तो 1920-22 का है। ठीक है, होम रूल आंदोलन 1916 का है, तो ये उसमें होगा नहीं, और भारत छोड़ो आंदोलन 1922 का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या हो गया? नहीं सॉरी, सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। फिर कह रहे हैं कि विचार कीजिए निम्नलिखित चीजों पर। क्रिप्स मिशन को लेकर के है, शायद क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था उसको लेकर के है, उसके प्रावधानों में क्या शामिल है क्या नहीं है। क्या क्रिप्स मिशन भारत में पूर्ण स्वतंत्रता को लेकर के आया था, पूर्ण स्वतंत्रता की बात को लेकर के आया था? तो आप देखेंगे कि यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है। इसमें इन्होंने डोमिनियन स्टेट की बात करी थी, पूर्ण स्वतंत्रता की तो बात करी ही नहीं थी, डोमिनियन स्टेट की बात करी थी। देख रहे हैं अंग्रेज कितना बढ़ रहे हैं आगे। अब डोमिनियन स्टेट 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी उसमें मांगा गया था, और 1929 में 28 में तो नेहरू जी ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने, उनके पिता मोतीलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। तो इसे तो जवाहरलाल नेहरू ने रिजेक्ट कर दिया था। फिर 1929 में उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग भी करी थी। अब जो मांग 1929 से शुरू हो चुकी है उसके लिए आप 1942 में उस मांग को पूरा करने की बात कर रहे हैं जो आप 1928 में कभी कर रहे थे, कि पूर्व की आपकी तो मांगे रही ही है, इसमें क्या दिक्कत है? तो यार ये तो स्टेटमेंट गलत है। क्रिप्स प्रस्तावों के प्रावधान में पूर्ण स्वतंत्रता शामिल नहीं थी, उसमें शामिल थी डोमिनियन स्टेट। संविधान निर्माता निकाय का निर्माण हो, यह बात ठीक है। इन्होंने कहा कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उस समय विश्व युद्ध चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि 1942 में है ना क्रिप्स मिशन, 1942 में है, तो ये कह रहे हैं कि भाई जब आपका युद्ध समाप्त हो जाएगा हमारा, तो इस युद्ध की समाप्ति पर हम क्या करेंगे? एक संविधान सभा का गठन करेंगे, संविधान सभा गठन करेंगे जो भारत के लिए संविधान बना सके। तो संविधान निर्माता निकाय की बात तो यहां पर हो रही है। मार्च 1942 में जो स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन आया है उसके, तो इस हिसाब से केवल दूसरा कथन सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा है? कौन सा आंदोलन है जिससे करो या मरो का नारा जुड़ा हुआ है? तो ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा। स्वदेशी आंदोलन में ऐसा कोई नारा नहीं दिया गया था, असहयोग आंदोलन में भी ऐसा कोई नारा नहीं दिया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी ऐसा कोई नारेबाजी नहीं हुई थी। नारा जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया और गांधी जी के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। करो या मरो। एक्चुअली गांधी जी ने एश्योर कर दिया लोगों को कि ये लास्ट चांस है। उसका रीजन क्या था? इस करो या मरो का नारा देने का रीजन हिंसक हो जाना नहीं था। ठीक है, लोग सोचते हैं गांधी जी ने, एक्चुअली ये जो समय है 1942 में, आपको मालूम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, माफ कीजिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इंडियन नेशनल आर्मी जो है INA,
जो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में चल रही है, आजाद हिंद फौज जो है, वो जापान की सहायता से भारत के पूर्वी हिस्से से प्रवेश पा रही है। तो इसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि अब अच्छा, जापान एक अगली धुरी है अगेंस्ट देखा जाए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटिश दल है। तो ये कहा जा रहा है कि भाई साहब, एक तरफ जापान विजय पाना चाहता है, एक तरफ ब्रिटिश विजय पाना चाहता है। 1942 में युद्ध चल रहा है, भारत आजादी चाहता है। तो भारत कह रहा है कि अगर हम इसी समय आजाद नहीं हुए तो पहले विश्व युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने अति अत्याचार भारत पे किया था। 1939 से जो विश्व युद्ध शुरू हुआ है, इस विश्व युद्ध में अगर अंग्रेजों की विजय हुई तो क्योंकि हमने जिस दौरान युद्ध चल रहा है उस दौरान बहुत सारे हमने आंदोलन भी कर रखे हैं, तो इसकी सजा ब्रिटिशर्स जरूर देंगे और बहुत ज्यादा सजा देंगे, बहुत पेनफुल रहेगा वो, मतलब जीने लायक स्थिति नहीं रहेगी, यहां से तो डेड होने की कंडीशन है ही। अगर अंग्रेज हार गए तो जापानियों का भारत के ऊपर कब्जा होने की बात रहेगी। तो हम यहां पर यह नहीं देखना चाहते कि भारत या तो अंग्रेजों का गुलाम बना रहेगा और अति कष्ट से गुजरेगा, या फिर नए उपनिवेशिक शासक हमारे यहां जो है वो आने का प्रयास करेंगे। तो अब आप समझ रहे हैं स्थिति ये है। तो अब केवल एक ही चारा है बचने का कि एनी हाउ, मतलब आजादी से कम तो अब कुछ चाहिए ही नहीं। अगर यहां पे आजादी नहीं मिल पाई तो जानिए कि फिर सब दिक्कत वाली बात है। इसलिए इस चीज को यहां पर कहा गया करो या मरो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी में मिल गया है, ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न है, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में इसे अपनाया। यह गीत किसने लिखा था, यह पूछा जा रहा है। आमार सोनार बांग्ला 1905 में बांग्ला भाषा में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1905 में। वही लिखा है, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया था। उस समय बंगाल विभाजन हो रहा था ना, बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन ना हो उसको लेकर के, लेकिन आगे ये बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए प्रोत्साहित हुआ और बांग्लादेश ने इसे राष्ट्रगान के तौर पर स्वीकार किया। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दो देशों का, जिनके जो गान हैं उन गानों में से दो देशों ने इसको राष्ट्रगान के तौर पर अपनाया है। तो एक तो भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला, ये दो देशों के राष्ट्रगान। रजनीकांत सेन जो हैं ये भी अच्छे लेखक हैं। द्विजेंद्र लाल रे जो हैं ये हिंदी के बहुत अच्छे लेखक हैं। ठीक है, मुकुंद दास भी इसी तरीके से। तो वो तो अलग अलग राइटर्स हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की भी बहुत सारी रचनाएं हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का वर्ष 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसमें सब तो बता दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 का लाहौर का अधिवेशन है। अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया। लो, ये भी बात बता दी गई कि पूर्ण स्वराज की मांग है। अध्यक्षता किसकी हुई थी ये पूछ रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, इसका स्टेटमेंट तो आपको पता ही होगा। इसका आंसर सबको पता है ना। 1929 में 29 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर 29 दिसंबर 1929 से लेकर के 1 जनवरी 1930 तक ये अधिवेशन चला। तीन चीजों के लिए खास तौर से जाना जाएगा। यहां पे राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया गया, यहां पर पूर्ण स्वराज की भी मांग की गई और यहां पर यह टारगेट रखा गया कि हम 26 जनवरी 1930 को अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो ये 26 जनवरी 1930 हो गया। ये तीन चीजें तो आपको यहां पर ध्यान रखनी है। चौथी चीज जो आती है वो अध्यक्षता के लिए आती है। तो अध्यक्षता इसकी करी है युवा कार्यकर्ता हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू के ऊपर। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 2006 का प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब शिमला सम्मेलन हुआ
तब वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। जब शिमला समझौता हुआ तब वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये चीज आपको यहां पर बतानी है कि क्या ये सही है या नहीं। फिर कह रहे हैं भारतीय नौसेना विद्रोह 1946 में तब हुआ जब बंबई और कराची में रॉयल इंडियन नेवी में भारतीय नाविक सरकार के खिलाफ उठ खड़े हुए। अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये वाला सही है, दूसरा पहला वाला तो गलत है। पहला, भारतीय नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था। बंबई और कराची में रॉयल इंडियन नेवी में भारतीय नाविक जो हैं उन्होंने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। उसके पीछे प्रमुख तर्क ये था कि जो इंडियन नेवल ऑफिसर्स हैं, भारतीय जो नौसैनिक जो हैं, भारतीय नौसैनिक, इनके साथ दोयम व्यवहार किया जा रहा था। दोयम व्यवहार के कारण ही ऐसा हो रहा था। यहां पर दोयम दर्जे का व्यवहार, खराब भोजन, भेदभावपूर्ण नीति, इनसे काम भी ज्यादा लिया जा रहा है। तो इन लोगों ने आंदोलन किया और इन सब चीजों को सुधारने की भी मांग रखी। साथ ही साथ आईएनए के बहुत सारे अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, उन कार्यकर्ताओं को रिहा किया जाए, इसकी भी मांग उन्होंने रखी थी। इन सब चीजों में ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जाते जाते मैं फिर बता देता हूं कि भाई 2025 की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और ये क्वेश्चंस आपसे अगर नहीं बन पा रहे हैं तो मेरा सजेशन यही है कि एसआईपी बैच तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। अभी के अभी बहुत ही कम मूल्य का है। रीज़न बिहाइंड कि एसआईपी बैच की अगर हम बात करें, देखिए एक मिनट रुकिए, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एसआईपी बैच की अगर हम बात करेंगे तो एसआईपी में भी आपका सुपर सक्सेस सेल चल रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लग गया यहाँ पर। ठीक है, एसआईपी में भी सुपर सक्सेस सेल चल रही है और ये सुपर सक्सेस सेल जो है वो 25 तक रहेगी, 25 नवंबर तक रहेगी। तो आपको विरद लाइव कोड लगाने पर जो प्राइस यहाँ दिख रहा है ना, इससे भी लो प्राइस में कितना प्राइस होगा, इसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एसआईपी की लिंक दी है, वहां पर जा करके विरद लाइव कोड लगा के एक बार क्रॉस चेक कीजिए कि कितने में डिस्काउंट मिल रहा है। डेफिनेटली इससे भी कम में आपको मिल जाएगा, इससे भी लो प्राइस में आपको यह मिल जाएगा। तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, आराम से 6 माह की तैयारी। ठीक है, लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल जो कि आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज 75 टेस्ट की टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिल रही है। तो इन सब चीज़ों का लाभ उठा करके आराम से 6 महीने में एसआईपी की तैयारी आप कर सकते हो। ठीक है, फिर जो लोग जो हैं डुअल एज प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, मैं उनको बता दूं कि स्टडी IQ IAS ने एक बहुत ही शानदार पहल शुरू करी है जिसमें आप स्टडी IQ की यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं। किसके साथ में? पीजी के साथ में। तो पीजी और पीजी प्लस यूपीएससी प्रिपरेशन। ठीक है, इसके लिए जो न्यूनतम शुल्क आपका लग रहा है विरद लाइव कोड लगाने पर 60,000 में हो जाएगा, 60,000 में हो जाएगा। दोनों चीजें हो जाएंगी। इतने में तो केवल ग्रेजुएशन भी नहीं हो पाता लोगों का, पीजी भी नहीं हो पाता। इसमें आप अच्छा यूपीएससी की जो तैयारी करेंगे इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, जैसे मतलब P2I की जो क्लासेस हैं वो भी आपको मिलेंगी और इसमें मेंस की तैयारी भी आपकी रहेगी, मेंस की तैयारी। तो आप समझ सकते हैं कि P2I की तरह इसको आपको पूरा बैच मिलेगा। विरद लाइव कोड का आपको इस्तेमाल इसमें भी करना है। ठीक है, आप आराम से VIRADLIVE इस कोर्स से आप जुड़ सकते हैं जरूर। ठीक है, और अगर आप कोई अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लेना चाहते हैं, 12th के स्टूडेंट हैं और बहुत सही समय पे घर बैठे दोनों चीज़ों की तैयारी करना चाहते हैं बगैर समय वेस्ट किए, तो ये भी एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये भी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। डिग्रीज जो इसमें मिलेंगी उसमें और रेगुलर डिग्रीज में किसी प्रकार का कोई फर्क होता नहीं है, तो गवर्नमेंट ने अब कह दिया है, तो आप आराम से भी इसको जो है फॉलो कर सकते हो। स्मार्ट स्टडी का ये सबसे बेहतरीन विकल्प है कि एक समय में आप अपने समय का सदुपयोग सही तरीके से कर सके। ठीक है, इसके अलावा सुपर सक्सेस सेल जो है हमारी सारी बुक्स पे भी चल रही है, तो आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके इसमें भी आप फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और 26th एलिमेंट जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है यूपीएससी प्रिपरेशन बॉक्स में, वो भी आप ले सकते हो सुपर सक्सेस सेल के अंतर्गत। ठीक है, और एनसीईआरटी का जो सरलीकृत सीरीज है पुस्तकों का, वो भी आप ले सकते हो सुपर सक्सेस सेल के अंतर्गत। जो भी लेना है, विरद लाइव कोड इज द वन
एंड ओनली सोल्यूशन कि आपको अच्छे से अच्छा डिस्काउंट इसमें मिलेगा। इस लेक्चर की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो तुरंत अभी जाइए टेलीग्राम पे जुड़िए, टेलीग्राम में सर्च कीजिए विरद लाइव और यहीं से आप इसकी पीडीएफ सोल्यूशन के साथ में प्राप्त कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। कल फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा और आराम से आप इसका लाभ उठा सकेंगे। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।